हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लेक्चर 2 चैप्टर सॉल्यूशन। तो लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था 2.1 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसके अंडर में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखा था। आफ्टर दैट टॉपिक 2.2, उसके अंदर में हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, सबके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल्स भी किया था। अब आज का आपका टॉपिक है 2.3, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी समझने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने सुना होगा डायमंड कट्स डायमंड, यानी लोहा ही लोहे को काटता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ काम आने वाला है। कैसे सेम कॉन्सेप्ट, तो आप लिखिए यहाँ पे आएगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक। उसी को दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, पोलर डिजॉल्व्स पोलर। पोलर डिजॉल्व्स पोलर। इसका वाइस वर्सा करेंगे तो नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेम स्पीसीज अपनी तरह की चीज ही अपने में घुलेगी। पोलर में पोलर, यानी अगर सॉल्वेंट पोलर है तो सॉल्यूट भी पोलर होना चाहिए, अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो सॉल्यूट भी नॉन पोलर होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लीजिए आप, NaCl नमक, टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं, NaCl एंड शुगर दोनों को ले लीजिए। दोनों कहां जाके डिजोल्व करेंगे, आपको जनरल लाइफ में पता है कि दोनों जाएंगे और रेडियली डिजोल्व हो जाएंगे। कहां पे? पानी में, डेली लाइफ में। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे रिलेटेड है ऊपर वाले से, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप NaCl को लीजिए, मैं कलर चेंज कर दूं। NaCl को लीजिए और चेक कीजिए कि NaCl पोलर है या नॉन पोलर है। तो NaCl कैसे ब्रेक होगा अपने इंटरआयनिक अट्रैक्शन के बेस पे, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो जब प्लस और माइनस इसमें आ गए तो क्या आयंस नहीं है क्या? ध्यान से देखिए, जब प्लस एंड माइनस में ब्रेक हो गया तो ये पोलर होगा कि नॉन पोलर? पोलरिटी, यही तो पोलरिटी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब पोलरिटी डेवलप कर गई तो चीजें पोलर हो गए। ठीक है, जब पोलरिटी डेवलप कर गई। अब वाटर में चेक करेंगे, वाटर की पोलरिटी क्या कह रही है। वाटर का H2O होता है, ठीक है। ये कैसे ब्रेक होगा H2O से? H प्लस एंड OH माइनस। तो क्या है, पोलर है कि नहीं है? चेक कीजिए, बिल्कुल पोलर है। प्लस और माइनस की पोलरिटी डेवलप हो चुकी है, तो इसको क्या कहेंगे, पोलर। तो देखिए दोनों का नेचर बिल्कुल सेम आया था। हमारा Na प्लस भी पोलर आया था एंड वाटर भी पोलर, इसलिए दोनों जाके एक दूसरे में रेडियली डिसॉल्व कर गए हैं। क्लियर? अब एक और एग्जांपल लीजिए, बट लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी में ट्विस्ट आ गया है। बट अगर हम नेफ्थलीन लें या एंथ्रासिन लें, देखिए बट नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट, मतलब वो पानी में जाके डिसॉल्व नहीं करेंगे। तो पोलर में हमने आपको दिखा दिया, NaCl को पोलर प्रूफ कर दिया, वाटर को पोलर में पोलर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब नॉन पोलर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन को हम नॉन पोलर है, बिकॉज इनकी पोलरिटी नहीं है, प्लस माइनस से ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, तो ये नॉन पोलर है। और हम डाल रहे थे कहां पे इसको भी, पानी में। पानी क्या था, पोलर। तो नॉन पोलर कैन नॉट डिसॉल्व इन पोलर। तो एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल लेना चाहें आप, अच्छा एक चीज और लिख सकते हैं कि NaCl एंड शुगर रेडियली डिसॉल्व इन वाटर, बट नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट। अब इसका वाइस वर्सा केस भी तो हम ले सकते हैं, इसका वाइस वर्सा केस भी ले सकते हैं, मतलब उल्टा। अभी हमने सॉल्वेंट कैसा लिया था, पोलर। अब सॉल्वेंट ही ले लेंगे नॉन पोलर, तब क्या होगा कहानी देखते हैं। तो इस बार सॉल्वेंट रहेगा हमारा बेंजीन। तो बेंजीन में कौन पहले डाल देते हैं, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन dissolves in बेंजीन। बट अब कहानी फिर उल्टी। अब यहां पे क्या होगा, NaCl एंड शुगर
इनके साथ लग जाएगा जो उनके साथ हुआ था, डू नॉट। फिर से समझिए, पहले केस में हमने पोलर सॉल्वेंट लिया था, इस केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो नॉन पोलर चीजें डिसॉल्व करेंगी रेडियली। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन आर नॉन पोलर सॉल्वेंट, सो दे रेडियली डिसॉल्व इन बेंजीन, बिकॉज बेंजीन और ये लोग भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, नॉन पोलर। तो सिंस पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, सो नॉन पोलर आल्सो डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब हमारा सॉल्वेंट तो हमारा नॉन पोलर है, लेकिन सॉल्यूट हमने ले लिया पोलर, दैट्स व्हाई दे विल नॉट डिसॉल्व। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट फर्स्ट पार्ट का वाइस वर्सा कंडीशन है सेकंड पार्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग लगे तो एक लाइन, चीनी या नमक को लीजिए, नमक पानी में आराम से घुल जाएगा, पोलर डिसॉल्व्स पोलर। कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन में डालिए, नॉन पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। अब उल्टा करके देखेंगे, नहीं घुलेगा, पानी के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं जाएगा और बेंजीन के अंदर नमक नहीं जाएगा। तो इन शॉर्ट आपका एक काम हो गया सॉल्युबिलिटी का। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेंटेंस में डालेंगे कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी एंड व्हाट इज द हाउ इट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स, राइट। चलिए, तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ क्विकली आपके लिए और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी टॉपिक पे अब इसको थोड़ा सेंटेंस में डालेंगे, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाया। अब लिखिए, अब आपका आएगा कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी। ये तो मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाया था, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे पहचानेंगे कौन सी चीजें कहाँ घुलेगी, कौन सी चीजें कहाँ नहीं घुलेगी। बट सेंटेंस वाइज में जब डिफाइन करेंगे तो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में आपको बता दो क्या है, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specific temperature। अब सारी चीजों को फिक्स क्यों किया जा रहा है, जैसे आप सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं एक गिलास पानी को लेके, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि एक एक चम्मच चीनी मिलाते जाइए, एक समय के बाद उसका घुलना खत्म हो जाएगा। बट अगर आप पानी बढ़ाते जाएं या गर्म करते जाएं तो उसकी सॉल्युबिलिटी की कैपेसिटी बढ़ते जाएगी। तो हमें हर पैरामीटर को फिक्स करना होगा। दैट्स वाई यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो ले रहे हैं वो फिक्स होना चाहिए कि इतना ही सॉल्वेंट ले रहे हैं, और टेम्परेचर भी फिक्स कि रूम टेम्परेचर है कितना डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। अभी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन maximum amount that can be dissolved in यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक टर्म बोला था, that can be dissolved in कहाँ, specified amount of solvent। और एक और कंडीशन मैंने आपको बोला था कि स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए था, एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी का मेन डेफिनेशन मैंने आपको क्या दिया, मैक्सिमम अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा कितना, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व, ज्यादा से ज्यादा कितने सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, जब हमारे सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड स्पेसिफाइड, कि हमने कितने पे डिस्कस कर रहे हैं, और वहां पे एक फिक्स स्पेसिफाइड टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो आपका ये डेफिनेशन क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये डिपेंड किस किस चीज पे करता है, आखिर जो सॉल्युबिलिटी का टर्म कर रहे हैं किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। अब जनरली देखिए, पानी में चीनी डाल रहे हैं, पानी हमारा वहां सॉल्वेंट है, चीनी सॉल्यूट है, पानी की जगह किसी और चीज में चीनी डालेंगे तो क्या इक्वल सॉल्युबिलिटी रहेगी, क्या नहीं, पानी की जगह कुछ और आएगा तो सॉल्युबिलिटी कैपेसिटी बदलेगी। अब पानी रहेगा वही, चीनी की जगह नमक डालेंगे, क्या नमक चीनी दोनों एक ही अमाउंट में डिसॉल्व करेगा, पानी में नहीं। तो हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी पता चलेगा और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी, कि
कितनी सॉल्युबिलिटी होगी, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द या अपॉन द पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जैसे पानी में चीनी डाले सॉल्यूट है तो घुलेगा, पानी में अगर हम सैंड डाल दे सॉल्यूट चेंज हो गया नहीं घुलेगा, तो सॉल्यूट पे तो डिपेंड करेगा ही, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी करेगा। देखिए कैसे, अभी मैंने बताया था पानी में नमक डालेंगे घुल जाएगा, बेंजीन में नमक डालेंगे नहीं घुलेगा, तो सॉल्वेंट पे भी तो पता चल रहा है ना। बट मैं तो सिर्फ घुलना और नॉन घुलना का रफ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बट सॉल्यूट चेंज सॉल्वेंट भी चेंज करेंगे और सॉल्यूट भी चेंज करेंगे तो उनकी अमाउंट कैपेसिटी घटेगी और बढ़ेगी। और किस चीज पे डिपेंड करेगा वो भी मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे जैसे पानी उबाल रहे हैं चाय बनाने के लिए, अगर बिना उबाले उसमें 4 चम्मच चीनी डिजॉल्व हो रहा है 1 ग्लास ऑफ वाटर में, तो उबालने के बाद वो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे भी करेगी। सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी। आपने सुना होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड वाटर, सोडा वाटर के अंदर जब आप ढक्कन खोलते हैं तो अंदर से गैस निकलती है, तो उस गैस को उसमें डिसॉल्व कराने के लिए हाई प्रेशर पे जाकर उसको सील किया जाता है बॉटल को। यानी प्रेशर पे डिपेंडेंसी होगी, कैसी होगी, क्यों हाई क्यों लो, कहाँ पे ज्यादा अच्छी होगी कहाँ से बुरी होगी, सब हम लोग आज में हमने बहुत सारी जानकारी दी आपको। अब सॉल्युबिलिटी टॉपिक अंदर हमारा सब टॉपिक आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। तो कहाँ जाना है हमारा, सॉल्यूट कौन सा है और डिसॉल्व कहाँ होना उसको, लिक्विड में। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप समझ गए। एक और चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो आगे आपको बहुत काम आने वाली है, कि कोई भी सॉल्यूट कब किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा वो डिपेंड किस बेस पे करता है, तो डिपेंड करता है उनके इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस पे। ये वर्ड आपको आगे बहुत काम आने वाला है। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरएक्शंस। अब उन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरएक्शंस होंगे, अगर दोनों सिमिलर हो गए तो दोनों कंपैटिबल होंगे, दोनों का काम साथ साथ चलेगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक की तरह। ये वर्ड याद रखना है क्योंकि आगे के टॉपिक से बहुत ज्यादा जरूरत आने वाली है। अब जब हमारा टॉपिक के अंदर सब टॉपिक आ गया कि सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, तो अभी जो भी टॉपिक चलेगा वहां सॉल्यूट सॉलिड रहेगा और सॉल्वेंट लिक्विड, और दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है। जब भी जहां आएगा मैं आपको हैशटैग बोल दूंगा, आपको समझ जाना है। ठीक है, अब इस टॉपिक को जानने के पहले 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना जरूरी है, जो मैं आपको बता दूं, जो आगे हर जगह काम आएगी। तो आप नोट कीजिए, 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक डिसोल्यूशन प्रोसेस, एक क्रिस्टलाइजेशन। दोनों प्रोसेसेस को एक बार नोट कर लेंगे तो आगे हर बार हम यूज कर पाएंगे। तो पहला डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है। डिसोल्यूशन नाम से आपको पता चल रहा है कि व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। कहने का मतलब कोई सॉल्यूट है, उसको किसी सॉल्वेंट में जब हम डिसॉल्व करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उसमें घुलेंगे और घुलने से उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी उसमें सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी, क्लियर बढ़ेगी। तो बस इसी चीज को नोट डाउन करना है आपको। व्हेन ए सॉल्यूट, व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट when a solid solute is added to the solvent, solid solute जैसे चीनी, हमने सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर दिया तो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा उसमें घुलेगा, सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स। कुछ ना कुछ उनके पार्ट घुलेंगे और घुलने से क्या होगा कि उनकी कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सॉल्यूशन बहुत क्लियर है। एग्जांपल दिया मैंने चीनी का, पानी में हमने 1 स्पून चीनी डाला, सॉलिड सॉल्यूट, 1 स्पून चीनी, सॉल्वेंट पानी हमने ऐड किया, मिक्स किया, उसके कुछ ना कुछ चीनी के पार्टिकल्स तो चीनी पानी में डिसॉल्व होंगे और होने से पानी में उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन। बट उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रोसेस का नाम क्या है, तो इस प्रोसेस का नाम है, लिख लीजिए, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, इस प्रोसेस का नाम है डिसोल्यूशन। अब द सेकेंड प्रोसेस, डिसोल्यूशन आप समझ गए कि जब हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को पानी में डिसॉल्व कराएंगे तो पानी में कुछ ना कुछ उनके पार्ट्स घुलेंगे और उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। द नेक्स्ट पॉइंट, अब जब सॉल्यूट पार्टिकल्स जब जाएंगे पानी में, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, जब वो जाएंगे तो कोलाइड करेंगे किससे, अदर सॉलिड सॉल्यूट जो पार्टिकल्स होंगे, और जब कोलाइड करेंगे तो क्या आ जाएंगे, इस केस में देखिए अंदर जा रहा था, कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, उस केस में वो बाहर आएंगे, तो ये डिसोल्यूशन है, तो क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो ध्यान से लिखिए और समझिए, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, some solute particles in the solution collide with the solid solute particles, collide with the सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब क्या हो रहा है, उनकी टक्कर हो रही है कहां, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स है, और इस टक्कर के कारण क्या होंगे, वो गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है, फिर से समझिए, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, क्या होता है, उनकी टक्कर होगी, कोलाइड विद द सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स, विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो अगर पहला प्रोसेस हमारा डिसोल्यूशन था, तो इस प्रोसेस का नाम होगा क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों प्रोसेस अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको आगे हर प्रोसेस में बहुत आसानी होगी। इन दोनों प्रोसेस का क्या मीनिंग है, अब लेके किसी पानी में चीनी को घोल रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा कि चीनी की एंट्रिंग इन द वाटर, यानी शुगर के सॉल्यूट्स जो है पानी में जब घुल के अंदर जा रहे होंगे, उसी टाइम कुछ शुगर बाहर की तरफ आ रहा होगा। देखिए, कुछ एंटरिंग इनसाइड एंड कुछ सेपरेटेड आउट। तो जब इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी, एट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो ये दोनों प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे, दोनों प्रोसेसेस सेम रेट से होंगे। एंटरिंग जिस रेट से होगी, आउटिंग उसी रेट से होगी। मैं आपको समझाता हूं, इसको रब कीजिए। तो दोनों प्रोसेस हमने पढ़ा। अब हम कह सकते हैं कि एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा, क्या होता है इक्विलिब्रियम का जनरल कंडीशन, आपने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम का जनरल कंडीशन होता है कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। तो इन शॉर्ट, टू प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट। अब वो दोनों प्रोसेस क्या थे, अब मैं आपको क्लियर कर दूं। दैट इज, कौन सा था हमारा, एक था हमारा क्रिस्टलाइजेशन और एक हमारा क्या था, डिसोल्यूशन। तो एक में क्या हुआ था, सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, सॉलिड पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन किसके बराबर होता था, सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट। इक्वलिटी का सिंबल लगा लीजिए। तो यही दोनों प्रोसेस बताने से यह फायदा हुआ कि अब आपको पता चल गया कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू,
इनटू द सॉल्यूशन और सॉलिड पार्टिकल सेपरेटिंग आउट। तो जो अंदर जाने की रेट है और जो बाहर जाने की रेट है दोनों क्या है, सेम रेट। क्यों? क्योंकि हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे कंसीडर किया है। अब इस स्टेज पे आप बताइए क्या पॉसिबल है, इस स्टेज पे क्या हम और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को चेंज कर सकते हैं क्या? आप सोचिए और बताइए, क्योंकि अब उस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि हम जो भी डिसॉल्व कर रहे हैं वो कहां जा रहा है, बाहर। सो एट दिस स्टेज आप नोट डाउन कर सकते हैं कंक्लूजन। क्या होगा इस स्टेज पे? एट दिस स्टेज conc of the solute in solution, conc of solute in the solution remains constant at constant temperature and प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी कर देंगे तो चीजें बदल जाएंगी। सो फाइनली हमने देखा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे दोनों प्रोसेसेस सेम थे। इसके कारण हम कह सकते हैं कि अब अंदर जाने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना अंदर जाएगा उतना बाहर आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि conc ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन या एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो हमारा दिया हुआ रहेगा गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहां से एक और चीज आप कह सकते हैं, अब यहां से कोई भी नेक्स्ट हमारे उसमें एंट्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना इंटर हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है। तो इस केस में जो सॉल्यूशन है उसको क्या कहेंगे? इस केस में सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सच्चे सॉल्यूशन इन विच no more solute can dissolve at the same temperature and pressure is called saturated solution, क्योंकि वो अब सैचुरेट हो चुका है, वो और ज्यादा अब नहीं ले सकता है। तो एक और पॉइंट लिख लीजिए, सच्चे सॉल्यूशन इन विच क्या, सच्चे सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। सच्चे सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, वो क्या होंगे? कंडीशन एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। उसको क्या कहेंगे? डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बहुत क्लियर है, दो तरह का प्रोसेस पढ़ा हमने। एक हमारा क्या था? एक था हमारा डिसोल्यूशन जिसमें हम एंट्री कर रहे थे, एक था क्रिस्टलाइजेशन जिसमें आउट हो रहे थे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे दोनों प्रोसेस की रेट सेम हो गई। सेम होने के कारण जितना इंटर हो रहा था उतना ही आउट हो रहा था। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि अब जो हमारी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन थी सॉल्यूशन में एट द सेम टेम्परेचर कांस्टेंट या सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब वो बढ़ नहीं रही थी। और जब वो अब उसकी एंट्री बढ़ नहीं रही है तो ऐसे सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? अब एक नोट लिख लीजिए लास्ट, वो आपको आगे काम आएगा। तो कलर में बदल देता हूं, एक लास्ट नोट लिखिए। वो नोट क्या है? देखिए, सिमिलर प्रोसेसेस या सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड। कब ये प्रोसेस कब और फॉलो होगा? व्हेन गैसेज आर डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट।
जब गैसेज को लिक्विड सॉल्वेंट्स में डिसोल्यूशन की बात हो जाए, ध्यान से समझिए क्या है यहाँ। ये कौन सा केस पढ़ा था हमने, सॉलिड को लिक्विड में। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या चेंज हो गया, गैसेज जाएंगे अब लिक्विड में, जो हमारा नेक्स्ट केस आएगा, नॉट राइट नाउ, इसको फिनिश करने के बाद। तो इसलिए मैंने कह दिया कि वहां भी जब मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरिंग और आउट, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस कहां पे भी एप्लीकेबल होगा। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैसेज आर डिसॉल्व इन द लिक्विड सॉल्वेंट। तो मैं इसको रब करूंगा और हम मूव करेंगे फर्दर। तो हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। अब हम इस पे पढ़ेंगे कि इस पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट होगा, वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अंतर पड़ेगा। तो ये तो हम जानते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। इनको फॉलो करना पड़ेगा, मस्ट फॉलो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, मस्ट फॉलो। कलर बदल दो जरा, ली चैटलियर्स, CHATELI, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। स्पेलिंग जरा ध्यान से, CHATELIERS, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल नाम है। अब ये कहते क्या है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कह रहा है कि जब किसी भी एक नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन प्रोसेस को फॉलो किया जाए, देखा जाए, इन्हें नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ देखना किसको है, डिसोल्यूशन प्रोसेस, जो अभी हमने आपको दो प्रोसेस बताया था, अब वो काम में आ रहा है। इन नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसोल्यूशन प्रोसेस दो ही तरह का हो सकता है, एक हमारा एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक। तो दोनों का कंडीशन हम देखेंगे, क्योंकि ये वर्ड लगा हुआ इफ। दूसरा एक्सोथर्मिक। अब जरा ध्यान से देखिए, एंडोथर्मिक में हम हीट देंगे, रिक्वायर्ड होगा या मिलेगा, हीट रिक्वायर होगा एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में जब हीट रिक्वायर्ड होगी तो हीट और टेम्परेचर और बढ़ाने से, टेम्परेचर भी क्या है, हीट ही सप्लाई कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो जब एंडोथर्मिक है, उसको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है और हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो अच्छी बात है, उसको चाहिए, हम दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर इंक्रीज, या इंक्रीज इन टेम्परेचर। solubility INC with temperature increase या increase in temperature। बहुत क्लियर कर दिया मैंने कि टेम्परेचर बढ़ाना मतलब क्या, हीट देना, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या होती है, रिक्वायर होती है, तो अच्छी बात हो गई, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई हमारी, बढ़ गई। पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन खुद हमें हीट दे रहा है बाहर की तरफ, वो खुद हमें हीट फेंक रहा है बाहर की तरफ, हमें हीट मिल रही है, और हम और टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसको क्या फायदा होगा, घाटा होगा। तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी DEC विथ टेम्परेचर INC। टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी को घाटा होगा, क्योंकि उसको टेम्परेचर नहीं चाहिए, वो खुद टेम्परेचर फेंक रहा है बाहर की तरफ। अब ये आप जान गए हैं, ये दोनों ध्यान रखिएगा कि इफ जब ये प्रोसेस होगा तो ये फॉलो होगा, ये प्रोसेस होगा तो ये फॉलो होगा। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बहुत काम आने वाला है आगे। इन शॉर्ट याद रखना है कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। अब टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, हम इसको प्रेशर का इफेक्ट पढ़ लेते हैं, हमारा काम खत्म हो जाएगा। टेम्परेचर के इफेक्ट में आप चाहिए तो अपने लिए ऊपर एक पॉइंट नोट कर सकते हैं,
क्योंकि आपने देखा कि टेम्परेचर बदलने से बहुत अंतर पड़ रहा है किस केस में, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पे आप अपने लिए लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, क्योंकि एग्जाम के समय आप पूरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इसने अफेक्ट किया कि नहीं किया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, मतलब इसने इसमें सिग्निफिकेंट असर डाला, सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। तब आप पूरा पढ़ेंगे जो मैंने रब किया, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है। अब आइए प्रेशर के इफेक्ट पे। मैं शुरू में ही नहीं बता रहा हूं कि सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, फिर आपको समझने में आपका ध्यान भटक जाएगा। अब प्रेशर में देखिए क्या है। अब प्रेशर पे इफेक्ट होगा कि नहीं, पहले आपको बहुत बेसिक में जाना होगा सॉलिड और लिक्विड। जब बहुत बेसिक आपने पढ़ा होगा तो सॉलिड लिक्विड के शेप साइज क्या होते हैं, सॉलिड और शेप साइज छोड़िए, उनके देखिए को कंप्रेस होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको पता है कि गैसेज को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, पर सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, दे आर इनकंप्रेसेबल। और जब सॉलिड और लिक्विड कंप्रेस ही नहीं होंगे तो प्रेशर उस पर कितना भी डाल ले हमें क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। प्रेशर के समय हम क्या लिख सकते हैं, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। उस समय क्या लिखा था हमने टेम्परेचर के केस में कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट करेगा, सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। अब क्यों नहीं, तो मैंने आपको बता दिया। आप लिख सकते हैं कि बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बोथ आर हाईली इनकंप्रेसिबल, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बोथ आर हाईली इनकंप्रेसिबल, उनको दबाया नहीं जा सकता है, इनकंप्रेसिबल। और जब वो दबेंगे ही नहीं तो प्रैक्टिकली क्या हो जाएंगे, रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो जब प्रेशर डालने से उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो हाईली इनकंप्रेसिबल है, क्या, सॉलिड एंड लिक्विड। और हमारी कंडीशन भी यही है, देखिए सॉलिड इन लिक्विड। अगर गैस रहती तो प्रेशर का इफेक्ट आ जाता, क्योंकि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। हमारे किचन का गैस सिलेंडर कंप्रेस्ड फॉर्म में डाला रहता है। तो प्रेशर में जब सिग्निफिकेंट इफेक्ट ही नहीं है तो ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधे आप लिख सकते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकंप्रेसिबल, हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। हम मूव करेंगे फर्दर इसको रब कर। अब तक हमने पढ़ा था सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। एग्जांपल लिया था हमने, पानी के अंदर चीनी डालना है, चीनी सॉलिड और पानी लिक्विड। अब टॉपिक चेंज होगा, द नेक्स्ट टॉपिक सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। तो क्या चेंज हो गया, सॉलिड की जगह पे गैस आ गया। सॉलिड चीनी जा रहा था पानी में, अब गैस ऑक्सीजन जाएगा पानी में। ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो अब गैस को डालना है कहाँ पे, लिक्विड में। अब सारा कॉन्सेप्ट मैंने पहले वहां पे आपको सब कुछ पढ़ा दिया था, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इनसाइड आउटसाइड, सब पढ़ा दिया। यहाँ कुछ भी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सीधा हम थोड़ा सा जाएंगे इसका डिस्क्रिप्शन और सीधा उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, जो ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले जब गैस इन लिक्विड आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जैसे कि प्रीवियस केस में था सॉलिड इन लिक्विड, तो लिक्विड यानी पानी, सॉलिड यानी चीनी। यहाँ पे गैस का मतलब ऑक्सीजन, लिक्विड का मतलब पानी। तो पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, तभी तो मछलियां वहां से सांस लेती हैं। तो आपके मन में वो आना चाहिए, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट उसके बाद लाइन बाय लाइन आपके माइंड में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मेनी गैसेज डिजोल्व इन वाटर। पानी के अंदर बहुत सारे गैस घुले रहते हैं, लेकिन सबकी डिजोल्वेशन कैपेसिटी अलग अलग रहती है। वाटर की कैपेसिटी थोड़ी कम है, स्मॉल एक्सटेंट पे डिजोल्व होती है। और इनमें जो चीजें घुलेंगी उनकी इफेक्ट प्रेशर और टेम्परेचर पे अच्छी होती है, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर को ज्यादा इफेक्ट करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे, आप लिखिए, मेनी गैसेज डिजोल्व इन वाटर, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तब आएंगे इफेक्ट पे। मेनी गैसेज डिजोल्व्स इन वाटर
but oxygen dissolve only to a small extent। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि many gases dissolve in water but oxygen dissolves only to a small extent। ठीक है, अब कह रहा है कि इनकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, तो सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैसेज इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय, लिखिए सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। और टेम्परेचर एंड प्रेशर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने बस एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जान लिया। अब क्विकली हम मूव करेंगे अपने टॉपिक पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद आएगा प्रेशर का, फिर टेम्परेचर डालने से कैसा कैसा इफेक्ट होगा। अब आपको सब पता चलते जाएगा कि मैंने इतना टाइम क्यों लिया था प्रीवियस में आपको दोनों प्रोसेस समझाने में, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन। अब जब गैस जाके लिक्विड में घुलेगा तो लिक्विड में घुलने के लिए उसको क्या होना होगा, उसी फेज में आना होगा। तो घुलने के समय वो क्या होगा, व्हेन डिसॉल्व इन गैस मॉलिक्यूल्स, जब गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएंगे तो लिक्विड फेज में जाके डिसॉल्व करेंगे, और वो जो उनका डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो कंडेंसेशन की तरह होगा। देखिए गैस जाके बनेगा लिक्विड, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर कंडेंस होंगे तभी पास पास आके लिक्विड बनेंगे। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में थोड़े गैप्स होते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा गैप। तो गैस को कंप्रेस करेंगे तब लिक्विड बनेगा। तो कंप्रेशन मतलब काइंड ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। तो लिखिए when dissolved the gas molecules are present in, when dissolved the gas molecules are present in, when dissolved the gas molecules are present in, कहाँ, किस फेज में रहेंगे, लिक्विड फेज में, क्योंकि घुलना कहाँ पे है उनको, लिक्विड फेज में। डिसॉल्व इन लिक्विड फेज। ठीक है, क्योंकि जाकर उनको घुलना है लिक्विड फेज में, तो जब घुल जाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। इसलिए प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन को क्या कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन में क्या होता है आप बताइए, कंडेंसेशन में हीट इज इवॉल्व्ड। कंडेंसेशन आप करके देखिए, भाप ठंडा होकर जब पानी बनेगा तो क्या होगा, हमें हीट मिलेगी, हीट इज इवॉल्व। और जब हीट मिलेगी तब हमें पता चलेगा कि कैसा प्रोसेस है, यही मेन है हमारे लिए एक्सोथर्मिक, क्योंकि वो हमें हीट दे रहा है। और एक्सोथर्मिक जब पता चल गया तो ली चैटेलियस प्रिंसिपल याद कीजिए। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियस प्रिंसिपल्स वो कहता था क्या कि इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तब क्या होता था, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। सॉरी, इंक्रीज इन टेम्परेचर। याद कीजिए मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि सिंस से प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ये हमें हीट दे रहा है और हम भी इसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज है, जो खुद हीट बाहर फेंक रहा है और हम और उसको हीट देंगे तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती थी, घट जाती थी। तो किस केस में, जब वो एक्सोथर्मिक कैसे प्रूफ किया हमने, क्योंकि जब गैस के मॉलिक्यूल्स है डिसॉल्व होने के समय लिक्विड फेज में आते हैं, गैस जब लिक्विड बनेगी तो उस डिसोल्यूशन प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हमेशा हीट इवॉल्व होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक। और ये सीपी मींस ली चैटेलियस प्रिंसिपल। क्लियर है? चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, इफेक्ट ऑफ
प्रेशर। तो मैं इसको रब कर देता हूं और आते हैं हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे। आगे बढ़ने के पहले एक चीज आप लिखना भूल गए, हमने सब पढ़ लिया ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, उसको कंक्लूड कर दिया, पर एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज होंगे तो फिर फाइनल यहाँ क्या कंक्लूजन आया आप लिख लीजिए। तो क्या आया था टेम्परेचर से, सॉलिबिलिटी के बाद में डिक्रीज विथ आईएनसी इन टेम्परेचर। इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में आपको पूरा पढ़ने का कंक्लूजन यही पता चलेगा। पहले मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिर आप पढ़ने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सब में मैंने लिखा था ग्रेटली इफेक्टेड, नॉट इफेक्टेड, प्रेशर के केस में जब सॉलिड इन लिक्विड था। अब यह पहला केस है टेम्परेचर, तो डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, तो मैंने सारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से प्रूफ कर दिया। अब हम चलेंगे यहाँ पे टेम्परेचर की जगह प्रेशर के केस पे। चलिए तो बढ़ते हैं अब हमारे नए टॉपिक पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हर बार हम पूरा पढ़ रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूजन को यहाँ लिखना भूल जा रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम टाइम में आपका काम यहाँ से चले जाएगा, ये तो आप अपने माइंड में रिकॉल कर लेंगे। इस बार मैं पहले ही लिख देता हूँ ताकि आपको मुश्किल नहीं हो। तो प्रेशर से क्या होगा, तो पहले लिख लीजिए फिर समझा देता हूँ। आईएनसी क्या, सॉलिबिलिटी, आईएनसी विथ आईएनसी इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। सॉलिबिलिटी, बात सॉलिबिलिटी की चल रही है, सॉलिबिलिटी आईएनसी विथ आईएनसी इन प्रेशर, इस केस में प्रेशर। ठीक है, अब कैसे है अब वो मैं समझा देता हूं क्योंकि बाद में कंक्लूजन लिखना बार बार छूट रहा था। चलिए तो दो केस कंसीडर करेंगे, देखिए कौन कौन से दो केस। ठीक है, एक पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, जिसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो दबेगा नीचे की तरफ। इसके ऊपर एक वेट रख दीजिए W1। अब जरा ध्यान से इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पिस्टन में टोटली ध्यान से देखेंगे तो दो डिफरेंट लेयर्स है, बहुत ध्यान से, हल्का सा। ठीक है, नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ सॉल्यूशन है हमारा, नीचे की तरफ सॉल्यूशन और ऊपर की तरफ गैसेज। सॉल्यूशन लिक्विड में होगा तो थोड़ा सा इसका कंसंट्रेशन बेटर होगा। ये हमारा सॉल्यूशन। इधर हमारे गैसियस पार्टिकल्स हैं जो इंटर करना चाह रहे हैं, क्योंकि गैस को जाना है लिक्विड में, तो नीचे सॉल्यूशन है लिक्विड का, गैस को ऊपर से आना है, इंटर करना। आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंड लिक्विड दोनों के। ऊपर एक हमने वेट डाला हुआ है, उसको W1 ले लीजिए, क्योंकि अब वेट बढ़ाएंगे तो W1, W2, W3। एक और ऐसा सिमिलर फोटो बनाइए, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर। बट ये तो सेपरेट रहेगा, ये हमारा पिस्टन थोड़ा नीचे मूव कर जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले पिस्टन से ये नीचे वाला पिस्टन दब गया। क्यों दब गया, क्योंकि इसका हमने वेट बढ़ा दिया। पहले सिर्फ W1 वेट था, अब हमने इस पे कुछ एक्स्ट्रा W2 और एक्स्ट्रा W3 भी डाल दिया। तो पिस्टन क्या होता है, मूवेबल होता है पिस्टन। पिस्टन को ऊपर से प्रेस करेंगे तो दबेगा। नीचे पहले कौन सा था, नीचे पहले भी लिक्विड सॉल्यूशन था। लिक्विड सॉल्यूशन में तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बट गैस जब दबेगा तो क्या होगा, गैस के ऊपर प्रेशर लग रहा है, गैस के ऊपर जब प्रेशर लगेगा तो इनके मॉलिक्यूल्स और क्या आएंगे, देखिए पहले के रेफरेंस में थोड़ा सा पर यूनिट एरिया में बढ़ने लगेंगे। बढ़ रहे हैं पर यूनिट एरिया, पहले के रेफरेंस में बढ़ जाएंगे, श्योर है। फोटो में जरूरी नहीं कि 3 लाइन है, आप अच्छे से बना सकते हैं, कंप्रेस हो गया, पर यह जरूर है कि इनसे इनकी पर यूनिट वॉल्यूम में बढ़ गई है। अब जब ये बढ़ेंगे तो इस सरफेस पर उनकी स्ट्राइकिंग रेट बढ़ेगी, और स्ट्राइकिंग रेट बढ़ेगी तो इंटरिंग रेट भी बढ़ेगी, तो नीचे और ज्यादा तेजी से इंटर करेंगे। और गैस के मॉलिक्यूल्स जब नीचे सॉल्यूशन में इंटर करेंगे तो वही तो हमारी सॉल्युबिलिटी है। पहले जितने लोग इंटर कर रहे थे उससे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर से प्रेशर बढ़ाया। देखिए ध्यान से, क्या बढ़ाया हमने, प्रेशर। पहले W1 वेट डाला हुआ था, 3 वेट डाला, पिस्टन दबा तो इन गैस मॉलिक्यूल्स को उसने कंप्रेस किया तो पर यूनिट इतने डिस्टेंस पे, अब जाके देखिए पहले 4 लोग थे, अब 6-8 लोग हो जाएंगे।
तो जब जब पास पास आएंगे तो उनकी स्ट्राइकिंग रेट भी बढ़ेगी, और स्ट्राइकिंग रेट बढ़ेगी तो इंटरिंग रेट भी बढ़ेगी, और इंटरिंग रेट इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी। गैस के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे गैस है लिख लीजिए, इसलिए यहाँ पे गैसियस फेज में है। तो जब गैसियस फेज में पर यूनिट वॉल्यूम कम था क्योंकि प्रेशर कम था, प्रेशर बढ़ाया, क्लोज आए तो पहले जो स्ट्राइकिंग रेट थी उससे ज्यादा स्ट्राइकिंग रेट बढ़ गई, तो पहले जितनी इंटरिंग रेट थी उससे ज्यादा इंटरिंग रेट बढ़ गई। इंटरिंग रेट इज बढ़ना नथिंग बट सॉल्युबिलिटी का बढ़ना, तो वही हमने लिखा है इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोनों फिगर का नेमिंग कर लीजिए ए एंड बी। एक किस केस का फिगर है तो अब आप समझ गए होंगे, पिछले केस मैंने पढ़ाया था तब जब हमने इसको एज्यूम किया कि सिस्टम इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता था, याद कीजिए, दैट इज रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स एंटरिंग एंड लीविंग द सॉल्यूशन इज द सेम। रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स एंटरिंग एंड लीविंग द सॉल्यूशन इज सेम। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिया गया है, बट यहाँ इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया है। जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे सॉल्यूशन पे तो क्या होगा, आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज, आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन फेज ये वाला, ये सॉरी सॉल्यूशन फेज डाउन, ऊपर गैसियस फेज, प्रेशर इस पे बढ़ रहा है नीचे, ऊपर से जब कंप्रेस कर रहा है, तो आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज अब क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स भी इसके ऊपर बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स कहां पे, पर यूनिट वॉल्यूम, ओवर द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन। और इसके बढ़ने से क्या होगा, एंड आल्सो द रेट एट विच गैसियस पार्टिकल्स आर एंटरिंग, रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, कौन सा रेट, एंटरिंग का रेट, क्या हो जाएंगे, जब उनके ऊपर बढ़ रहा है तो रेट उनके क्या हो जाएंगे, रेट भी उनकी, रेट एट विच गैसियस पार्टिकल्स आर एंटरिंग टू द सॉल्यूशन आल्सो इंक्रीजेस। और रेट बढ़ना ही मैंने बताया आपको क्या होता है, सॉल्युबिलिटी। तो आई थिंक सॉल्युबिलिटी का केस हमने डिस्कस कर लिया, प्रेशर के इफेक्ट से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से इस फिगर को समझ गए तो दोनों केस समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं इसको रब करता हूं। चलिए तो मूव करते हैं अपने नए टॉपिक पे, हेनरीज लॉ। नया टॉपिक लगाइए। अब हेनरीज ने आके क्या किया कि क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया, मतलब सब लोग बोल तो रहे थे कि डिजॉल्व होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, पर कितना नहीं बता रहे थे। इसने क्या किया, क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया। किस चीज में, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन क्या, प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी। किस केस के लिए याद रहे, गैस इन ए सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए सॉल्वेंट। क्योंकि अभी हम वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए लिखिए इसने क्या कहा था, इसका स्टेटमेंट देखा जाए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी of a gas in liquid. At constant temperature, the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas
इसका मतलब समझिए कि at constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas. Pressure of the gas. अब मान लीजिए कि हमारा सॉल्यूशन है, पानी है, कुछ भी है, इसके ऊपर बहुत सारे गैसेज डिसॉल्व है, इसमें O2 भी है, N2 भी है, H2 भी है. अब अगर हम इसमें O2 की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो O2 की सॉल्युबिलिटी डिपेंड सिर्फ O2 के द्वारा क्रिएट की गई प्रेशर पे पड़ेगा, जबकि इस पे प्रेशर तो इन सबका होगा. अगर इसका होगा PO2, इसका पार्शियल प्रेशर PN2, इसका पार्शियल प्रेशर PH2, तो टोटल प्रेशर से हमें मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसके अपने प्रेशर से है. उस गैस के प्रेशर द्वारा, उस गैस द्वारा क्रिएट की गई प्रेशर है उसके सॉल्युबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी. क्लियर? चलिए अब दूसरा इसको थोड़ा सा देखें क्या कहना चाह रहे हैं. अब अगर हम मोल फ्रैक्शन को कंसीडर करें, मोल फ्रैक्शन को कंसीडर करें किस चीज को मेजर करने के लिए? सॉल्युबिलिटी के लिए. तब क्या होगा? तो पहले लिख लीजिए, कंसीडरिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन, कंसीडरिंग मोल फ्रैक्शन of a gas in the solution is the measure of ability, as a measure of its ability. किस चीज की ability? as a measure of its solubility. यानी मोल फ्रैक्शन से हम रिप्रेजेंट करें इसकी सॉल्युबिलिटी को, यानी मोल फ्रैक्शन को हमने चूज किया है, हमने क्या, हेनरीज ने चूज किया है कि हम मोल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्युबिलिटी को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा. तो लिखिए क्या होगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द, फिर से पार्शियल प्रेशर लिखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस. क्यों? क्योंकि अब मोल फ्रैक्शन जो लेंगे वो किस चीज के लिए आएगी? सॉल्युबिलिटी के लिए. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा? किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा? द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन. कहानी फिर वही है. बिल्कुल वही कहानी. यहां भी देखिए, पार्टिकुलर पार्शियल प्रेशर लिया था, गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल, प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल ओनली बाय दिस गैस. तो वही फिर से कहानी आ गई घुमा के. बट वहां पे क्या कहा था हमने? सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के लिए डायरेक्ट डिस्कस किया था. अब यहाँ सॉल्युबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोल फ्रैक्शन पे डाल दी गई है, और उसी प्रेशर को जो उस गैस द्वारा क्रिएट किया गया उसको पार्शियल प्रेशर. बस दोनों एक ही चीज है, कहने का अलग अलग तरीका है, अलग मेजरमेंट ले लिया. अब डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी को नहीं, मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी से रिजेम्बलेंस दे रहे हैं. तो अब ये क्लियर हो गया कि मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन किसको रिजेंबल कर रहा है? सॉल्युबिलिटी को. अब इस सब चीज करने के बाद एक चीज हम क्लियर कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. तो अगर मोल दोनों प्रोपोर्शनल है, किसी को भी पहले लिखिए, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. प्रोपोर्शनलिटी का जब सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना होगा, वो कांस्टेंट आ गया KH. H क्यों आ गया? क्योंकि ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, जब दिया हेनरी ने है तो अपने ही नाम पे रखेगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट. ठीक है. अब क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी हमारी सॉल्युबिलिटी पे क्या असर आएगा. सबसे पहले एक बात कि डिफरेंट गैस के पास डिफरेंट KH होगा. क्लियर? डिफरेंट गैस विल बी हैविंग डिफरेंट KH एट सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर बदलेगा तो KH बदलेगा. तो एक पॉइंट पहले लिख लीजिए, डिफरेंट गैसेस हैविंग डिफरेंट KH एट सेम टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि वो उसका नेचर है, वो डिपेंड किस पे करेंगे? एक्चुअली नेचर ऑफ गैस पे. तो ये तो पता चल गया कि KH की वैल्यू डिफरेंट होगी डिफरेंट गैस के लिए एट डिफरेंट टेम्परेचर.
बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि KH के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। हायर द वैल्यू ऑफ KH, कब, एक गिवन प्रेशर पे, प्रेशर अगर कांस्टेंट रखें और KH बढ़ाएं तब सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा बताइए। प्रेशर कांस्टेंट है, क्लियर है, प्रेशर आपका बिल्कुल कांस्टेंट रखना है। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH, इसको बढ़ा रहे हैं, अब क्या होगा, जब ये कांस्टेंट है और इसको बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली ये घटेगा। क्यों घटेगा, एक छोटा सा रफ कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। सपोज ये P8 है और ये हमारा क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है, ये हमारा अभी है 2 × 4। अब कह रहा है कि प्रेशर वही रहेगा और KH बढ़ेगा। देखिए प्रेशर वही रहेगा, KH को ज्यादा कर दिया 4, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब ये 4 से आ गया 2, फिर से ध्यान से सुनिएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर सेम कांस्टेंट, KH की वैल्यू को बढ़ाना है तो 2 से मैंने 4 कर दिया। उसका इफेक्ट क्या हुआ कि x मोल फ्रैक्शन 4 से 2 आ गया, क्योंकि 2 × 4 भी 8, 4 × 2 भी 8। तो जब इसको बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली ये क्या होगा, घटेगा। और ये जो घट रहा हो क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन, जो घट रहा हो हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन किस चीज के लिए रिजेंबल है, सॉल्युबिलिटी के लिए। तो जब ये घटेगा मोल फ्रैक्शन तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। तो वी कैन से दैट, यू कैन राइट इट डाउन, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन P, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, प्रेशर हमने चेंज नहीं किया है, एट गिवन प्रेशर lower the solubility of a gas, lower the solubility of gas, घट जा रही है solubility of gas कहां पे, in the liquid। तो ये चीज बहुत अच्छे से मैंने मैथमेटिकल एग्जांपल लेके समझा दिया। देखिए प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, KH को बढ़ाया, हायर द वैल्यू ऑफ KH, ध्यान दीजिए हायर, KH को मैंने बढ़ाया, 2 की जगह 4 किया, तो x क्या हो गया, 2 × 4 8, 4 × 2 8, x घटा, और x क्या था, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन घटा तो सॉल्युबिलिटी भी घटा। हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन टेम्परेचर घटा, तो लोअर द सॉल्युबिलिटी घटा। क्लियर। तो पहले इसको आप रफ कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए तो मैं इसको फिर से लिख दूं कि कंफ्यूजन नहीं रहे। हमने पढ़ा था कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और जब इसको हमने हटाया था हमारी प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को, तो इसको KH × x किया था, वेयर KH = हेनरीज लॉ कांस्टेंट था। हमने देखा था, अच्छा यूनिट ऑफ KH क्या होगा, यूनिट ऑफ KH एक अच्छा पॉइंट याद आया मुझे। यूनिट KH की क्या होगी, प्रेशर के यूनिट जो होती है वही होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की क्या यूनिट होगी, 2/3, फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी, तो KH की वही यूनिट होगी। बार ले लीजिए, किलो बार ले लीजिए, जो भी प्रेशर की यूनिट है वो सारी यूनिट इसकी होगी। प्रेशर की यूनिट जो भी होगी वो सब आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, किसके लिए, KH के लिए, क्योंकि फ्रैक्शंस की कोई अपनी यूनिट नहीं होती है। अब एक टेबल देखेंगे हम, उस टेबल को देखने के लिए मैं थोड़ा इसको रब कर दूंगा, यहाँ टेबल बना दूंगा तो आपको आसानी होगी। उस टेबल में हम डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेज की 2 गैस कंसीडर करेंगे, N2 O2, फिर N2 फिर O2, बट टेम्परेचर की रेंज अलग अलग रहेगी। पहली बार हम लेंगे 293 पे और फिर लेंगे हम 300, पहली बार दोनों का 293 और अगली बार दोनों का 303 कर लिए। तो टेम्परेचर का रेंज हमने देख लिया कि एक बार N2 को लेना है 293 पे, सिमिलरली O2 को, अगली बार N2 को 303 पे, सिमिलरली O2 को। तो ये हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा गैस है। अब यहाँ में देखना है KH क्या होता है, किलो बार पे। KH की वैल्यू देखिए क्या होगी, जब 293 पे N2 जाएगा तो होगी 76.48, जब 293 पे ऑक्सीजन आएगा तो 34.86 हो जाएगी। देखिए कितना कमी है, 76.48, 34.86। जब 303 पे आएगा तो 88.84, और जब ऑक्सीजन के केस में चलेंगे तो 46.82। अब इस टेबल को मैंने क्यों बनाया, तो उसका मीनिंग जानना होगा आपको। अब KH की वैल्यू क्या हो रही है, आप देखिए, एक नोट लिखिए, आपको उसे मैं रिजम्बल्स कर दूंगा, स्टार देकर लिख लीजिए।
KH value for both N2 and O2, KH value for both N2 and O2, KH value for both N2 and O2 क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों के लिए N2 के केस में भी इंक्रीमेंट है और O2 के केस में भी इंक्रीमेंट है। तो KH value for both N2 and O2 increases कब? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है? अब टेम्परेचर बढ़ने से केएच तो बढ़ जा रहा है, लेकिन मैंने आपको मैथमेटिकली बताया था कि केएच बढ़ेगा तो ये घटेगा और एक्स मोल फ्रैक्शन घटेगा तो सॉलिबिलिटी भी घटेगी। तो यहां ध्यान से एक पॉइंट लिखिएगा, इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट कर रहा है कि द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज कब इंक्रीज करेंगे बताइए? सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर से कभी नहीं होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो केएच बढ़ेगा, केएच बढ़ेगा तो एक्स घटेगा, क्योंकि पी को कांस्टेंट रखना है। मैंने वही 8 2 into 4, केएच बढ़ा 8 4 into 2, ये घट गया, ये घटा यानी प्रेशर घटा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन दिया था हमने मोल फ्रैक्शन का सॉलिबिलिटी से। तो टेम्परेचर बढ़ने से एक्स घट रहा है और एक्स घटने से सॉलिबिलिटी घट रही है, तो टेम्परेचर बढ़ने से केएच बढ़ रहा है और केएच बढ़ने से एक्स घट रहा है, और जब एक्स घट रहा है तो सॉलिबिलिटी घट रही है। तो टेम्परेचर का बढ़ना हमारे लिए जरूरी अच्छा नहीं है, टेम्परेचर का घटना अच्छा है, क्योंकि टेम्परेचर जब घट रहा है तो हमारा केएच घट रहा है, और केएच घटेगा तब एक्स बढ़ेगा, और जब एक्स बढ़ेगा तब सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज कब? विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, विथ कलर इसीलिए बदल रहा हूं, विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जब डिक्रीज करेगा 303 से 293 जाएगा, तब हमारी केएच की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, 88 से 76 जाएगी। और जब केएच डिक्रीज करेगी तो एक्स इंक्रीज करेगा, एक्स इंक्रीज करेगा तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा, यानी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो देख लीजिए, सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज, द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेज कब? विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर आप ये समझ गए तो इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दूंगा। क्यों? अब इसको देख के आप बताइए कि अगर बहुत सनी डे है, गर्मी का दिन है, जैसे अभी हम पसीने पसीने हो रहे हैं, तो गर्मी बढ़ने से नदी में जो मछली रहेगी वो पानी में ऊपर की तरफ जाएगी कि नीचे की तरफ? ऊपर धूप पड़ेगा, ऊपर का पानी ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा गर्म का मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जब इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? हमारी सॉलिबिलिटी खराब। इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मोर कंफर्टेबल ठंडे वाटर में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से प्रॉब्लम हो रही है, घटने से फायदा, घटने से सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, पर धूप होना, गर्मी बढ़ना, बढ़ने से सॉलिबिलिटी घटेगी, तो ऊपर पानी में ऑक्सीजन घटेगा डिसॉल्व, इसलिए मछलियां कोल्ड वाटर में ज्यादा बेटर फील करेंगी। तो यू कैन नोट इट डाउन, ड्यू टू दिस रीजन, यही इसका सबसे मजेदार चीज है, ड्यू टू दिस रीजन aquatic animals feel more comfortable in cold water than hot water, यानी गर्मी में मछलियां आपको नीचे मिलेंगी, ऊपर नहीं मिलेंगी। तो आई थिंक इसके साथ आज आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया सॉलिबिलिटी का, और आप पढ़िए, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगी। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को रिव्यू कीजिए, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।